एनएससी और सेबी ने, आप चाहे भारत में निवेश करते हो यानी इक्विटी में निवेश करते हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो, चाहे आप विदेशों में निवेश करना चाहते हो, और या तो आप एफएनओ में अगर ट्रेड करते हैं, उन सभी यानी लगभग मार्केट के सभी एक पहलू पर कई सारे नियमों में परिवर्तन करने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। कुछ एक नियम बदले गए हैं, कुछ एक नए परिवर्तन आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे हर उन परिवर्तन की जो कि म्यूचुअल फंड से भी जुड़े हैं, इक्विटी मार्केट से जुड़े हैं, विदेश में आपके निवेश से जुड़े हैं, वो ईजी किया जा रहा है, साथ में एफएनओ को लेकर के भी कई सारी जानकारी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने जैसे कहा कि बाजारों को लेकर के बड़ी खबरें आती हुई दिखाई पड़ी हैं पिछले 24 घंटों के दौरान, जिसमें से कई सारे बड़े परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले हम अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, उसके बाद इक्विटी, फिर एफएनओ। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें सबसे पहले, तो म्यूचुअल फंड में जो अभी तक आप अपने बच्चों के लिए यानी चाइल्ड वेलफेयर के हिसाब से, या आप अगर जो है अपने पेंशन के लिए यानी किसी भी गोल ओरिएंटेड अगर आप म्यूचुअल फंड लिया करते थे, तो अब वो जो है म्यूचुअल फंड आपको लेने को नहीं मिलेगा, यानी उन सभी म्यूचुअल फंड्स को बंद किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स थी, चाहे वो आपके रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए हो, या किसी के मैरिज के लिए हो, या कुछ भी गोल ओरिएंटेड यानी सोल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि अब आप नया इस टाइप की स्कीम्स आपको नहीं मिलेंगी? तो हाँ, नई स्कीम्स अब आपको इस तरह की जारी होती हुई दिखाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन जो पुरानी स्कीम्स थी वो चल रही हैं, और जब वो मैच्योर हो जाएंगी तो आपके फंड जो है रिफंड होंगे और आपको किसी और स्कीम्स में उन पैसों को डालना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कुछ एक अब जैसे यहाँ पर बड़े बदलाव में अगर आप बात करें, तो ये जो चीज हुई है, मतलब कहने का कि अब इसमें होगा ये कि जैसे मान लीजिए आपको अपने लिए निवेश करना है या बच्चों के लिए निवेश करना है, तो उसका क्या हल होगा? तो उसके लिए अब आपको दूसरी स्कीम्स में जाना पड़ेगा। जैसे रिटायरमेंट के लिए हो सकता है आप फ्लेक्सी को कैप फंड्स को चुने, या हाइब्रिड फंड्स को, या लार्ज कैप फंड्स को, लेकिन किसी नाम ओरिएंटेड फंड अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बच्चों के लिए हो सकता है कोई लार्ज कैप की तरफ जाए, या अलग अलग ईएलएसएस स्कीम की तरफ आप टैक्स बचाने के लिए चले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली किसी भी एक सॉल्यूशंस के नाम से कोई स्कीम नहीं बेची जाएगी। मतलब ये है कि कोई टैक्स सेविंग प्लान भी अब आपको जारी होता हुआ म्यूचुअल फंड मार्केट से नहीं मिलेगा। तो कोई भी नाम ओरिएंटेड अब आपको फंड देखने को नहीं मिलेगा। ये बड़ी चीज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के मार्केटिंग का स्टाइल था। जब आप रोहित शर्मा को देखते हैं, वो गोल पूरा करने का बात करते हैं, तो अब आपको गोल पूरा होते हुए जो है आपको वो सब नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, आप जो पुराने तरीके थे उनके आधार पर बिकेगा। यानी अब इसमें साथ में 40 नई कैटेगरी, यानी कुल मिलाकर के अब कैटेगरीज की संख्या को बढ़ा दिया गया और 40 नई कैटेगरीज बनाई गई हैं। अभी तक कुल 36 कैटेगरी थी, अब जो है 40 इसमें नई ऐड हो जाएंगी, यानी 13 इक्विटी की कैटेगरीज हो जाएंगी, 17 डेट की कैटेगरीज हो जाएंगी, 7 हाइब्रिड की, और एक जो है लाइफस्टाइल कैटेगरी आएगी। यानी कैटेगरी में बढ़ाव किया गया है। एक बड़ा परिवर्तन है, जब आप गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ्स को लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं, तो आपको मतलब गोल्ड सिल्वर में निवेश अगर करना है, तो आपको सीधा सीधा आपको उसी फंड को लेना पड़ता है जो गोल्ड या सिल्वर में काम करता हो। लेकिन अब जिस तरह की तेजी रही है गोल्ड में, और जिस तरह के रिटर्न्स खराब आए हैं, उनको सुधारने के लिए बैकग्राउंड से एक तैयारी की गई है। क्योंकि मार्केट में पिछले 1.5-2 सालों के दौरान म्यूचुअल फंड काफी खराब परफॉर्म कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट चल नहीं रही है, और शायद लग रहा है कि लंबे समय तक ये स्थिति रह सकती है। इसीलिए भले ही गोल्ड सिल्वर में बहुत बड़ी तेजी हो गई हो, लेकिन अब गोल्ड और सिल्वर में म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्ट कर सकेंगे अपने एक्टिव यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। यानी कहने के लिए वो लार्ज कैप फंड होगा, बट उसमें भी गोल्ड सम्मिलित किया जा सकता है। कहने के लिए वो मिड कैप फंड होगा, फ्लेक्सी कैप फंड होगा, मल्टी कैप फंड होगा, बट उसमें जो है इक्विटी के जगह पर गोल्ड को भी सम्मिलित किया जा सकता है। परसेंटेज कितना होगा वो बाद में आपको जारी होगा, बट हाँ, अब आप सम्मिलित कर सकते हैं। यानी अब प्योर गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ लेने की आपको जरूरत नहीं है। वो अगर आप लेना चाहें ले ही सकते हैं, बट अल्टीमेटली इस तरह से भी अब चीजें आएंगी। तो जो म्यूचुअल फंड में इक्विटी की सेलिंग भी आप देख सकते हैं उसके नाते, और गोल्ड की तरफ जो है थोड़ी सी
जो है पॉजिटिविटी भी आप उसके नाते देख सकते हैं, क्योंकि जब आप पोजीशनिंग चेंज करेंगे, जबकि 3 साल का विंडो दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जो है कैटेगरीज आई हैं। अब जो लार्ज कैप का नियम जो है उसको और सख्त किया गया है। लार्ज कैप के नियम को सख्त करने का मतलब है कि 80% जो भी म्यूचुअल फंड्स में पैसे होंगे, वो अगर लार्ज कैप में है तो वो 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में ही रखना पड़ेगा। इसके पहले थोड़ी ढील थी, थोड़ा इधर उधर मिड कैप स्टॉक ले लेते थे, लेकिन अब वो नहीं होगा। साथ में जो मल्टी कैप फंड्स हैं, उसमें मल्टी कैप फंड्स में मिड कैप और स्मॉल कैप की संख्या रहेगी कम से कम 25%। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मल्टी कैप फंड जरूर हुआ करते थे, लेकिन उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की संख्या काफी कम होती थी। रेदर मिड कैप तो फिर भी रहता था, बट स्मॉल कैप, बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं मल्टी कैप फंड्स जिसमें स्मॉल कैप की संख्या बेहद ही कम होती थी, तो उन स्टॉक्स में बाइंग नहीं आती थी उसके नाते, या म्यूचुअल फंड की खरीद नहीं आया करती थी। तो यहां पर यह किया गया है कि अगर आप मल्टी कैप फंड लॉन्च किए हुए हैं तो उसमें वेटेज अब आपको मिनिमम 25% का मिड कैप का और 25% का जो है स्मॉल कैप का वेटेज अब आपको रखना पड़ेगा। तो ये इसका फर्क क्या पड़ेगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो बड़ी गिरावट चल रही है वो शायद थोड़ी सी थमती दिखाई पड़ जाए इसके नाते। तो ये सारी चीजें जो की गई हैं, इसका असर आपको देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। अब यहाँ पर जैसे एफएनओ को लेकर के जो आपका एफओएफ को में बदलाव जो किया गया, यानी फंड टू फंड में जो बदलाव किया गया है, वहाँ पर 95% पैसा जो है अंडरलाइन फंड्स में लगाना ज़रूरी होगा। यानी जिसके जो फंड हाउसेज के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड्स आएंगे उनको अंडरलाइन फंड्स में ज़्यादा निवेश करना पड़ेगा। जो डेट के फंड्स आएंगे वहाँ पर बहुत डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि किस टाइप की डेट्स ली गई हैं और किस टाइप का फंड, वो डिस्क्लोजर नॉर्म्स में उनको ज़्यादा अब आपके सामने बातों को रखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें इसमें परिवर्तित की गई हैं म्यूचुअल फंड में। कुछ और चीज़ें भी परिवर्तित की गई हैं म्यूचुअल फंड को लेकर के, जैसे कि ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए डेट फंड चला रहे हैं, इक्विटी फंड्स भी हैं आपके, हाइब्रिड फंड्स भी हैं, तो उनके ओवरलैपिंग में 50% से ज़्यादा आप सेम स्टॉक्स को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो ओवरलैप जो है रुकेगा। इसका असर काफ़ी बड़ा पड़ेगा आने वाले वक्त में, चूंकि एक ही कंपनी के मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में एक ही प्रकार के शेयर होते हैं, लगभग वो एक जैसा ही सब कुछ दिखाई पड़ता है, तो वो ओवरलैपिंग हो जाती है। जो कि ओवरलैपिंग को 50% से ज़्यादा आप ओवरलैप नहीं करेंगे, इस पर रोक लगाई जाने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या ये कल से लागू होगा? नहीं, ये अभी जारी हो गया है, लेकिन 3 साल का विंडो दिया गया है म्यूचुअल फंड कंपनियों को कि वो इसके हिसाब से चेंज कर पाएं। तो ये सारे परिवर्तन जो हैं, और कई सारे परिवर्तन आए हैं, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी है। लॉक इन पीरियड को लेकर के भी एक बड़ा चीज़ आया है कि कई सारे फंड का जो लॉक इन पीरियड होता है उसमें लॉक इन पीरियड 5 साल का मिनिमम रखा जाता है, तो इसके नियमों में भी बदलाव किया गया है और लॉक इन पीरियड को कम करने की सलाह दी गई है, यानी पैसे को लिक्विड में रखने की सलाह दी गई है, ताकि जल्दी ही लोग अगर ज़रूरत पड़े तो वो निकासी भी कर सकें। एग्जैक्ट नंबर ये डिसाइड होगा बाद में जब एनएसडीआर पूरा डिटेल आएगा, बट लॉक इन पीरियड को भी कम करने की बात है, जिसका फर्क तो पड़ेगा, लोगों के निकासी करना ईजी हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारी ऐसी खराब म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें एक बार पैसा जाने के बाद 5 साल तक तो निकल नहीं पाता है, तो निवेशक कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। तो वो ट्रैपिंग जो है वो घटेगी। ये भी एक हित में ही फैसला आप कह सकते हैं। तो इनमें कई सारे म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री के हित में फैसले हैं, कई सारे जो हैं वो निवेशकों के हित में भी फैसले दिखाई पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के फाइनल अब आपके सामने आ चुका है। दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ है, यहाँ पर एफएनओ को लेकर के बात चल रही है। एफएनओ में क्या हुआ है, तो जो सीईओ हैं जो आपके एनएससी के, उन्होंने ये बयान दिया है कि जिस तरह से एफएनओ में वॉल्यूम में डिक्लाइन देखने को मिला है वो काफ़ी बड़ी दिक्कत भरी बातें हैं। आशीष चौहान ने ये कहा है कि जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बढ़ी है, जिस तरह से दुनिया भर में प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, हेजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हेजिंग करना ज़रूरी है और इसलिए एफएनओ मार्केट को बहुत ज़्यादा पैनिक या यूं कहिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ में एक रिपोर्ट भी जारी की गई है आज एनएससी की तरफ से, जिसमें ये बात बताई गई है कि एफएनओ में जो वॉल्यूम्स हैं वो लगातार घटे हैं और अप्रैल महीने में अब आप जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में कमी देख रहे हैं।
मतलब कहने का मतलब है कि अप्रैल महीने में आप काफ़ी ज़्यादा कमी देखेंगे, जहां पर फरवरी महीने में आपने काफ़ी ज़्यादा अभी तक कमी देख ली है। और चूंकि अप्रैल में जो टैक्स हाइक हो रहा है, इसलिए ये उम्मीद लगाई गई है कि अप्रैल महीने में आप काफ़ी ज़्यादा कमी देखेंगे। तो यहाँ पर ये बात कही गई है चौहान जी के नाते कि आप जो है कोशिश ये करिए कि इतना ज़्यादा कार्ब न कर दीजिए कि सारी को सबको प्रॉब्लम होने लग जाए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होने लग जाएगी तो फिर जो है आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। इसका एक फर्क ये भी पड़ेगा कि जिस तरह से एसटीटी बढ़ाया गया है, एसटीटी को लेकर के आपको मालूम होगा कि एसटीटी काफ़ी बढ़ाई गई। चूंकि एसटीटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है और उसके नाते एक दबाव क्रिएट हो सकता है, और इसी के लिए एनएससी की एक रिपोर्ट और आती है जिसमें ये बात कही गई। चूंकि हेजिंग, अगर आप अब यहाँ पे आपको मालूम होगा कि एसटीटी को बढ़ाने की जो बात की गई, तो ब्रोकरों ने, एनएससी ने लिख करके गवर्नमेंट के पास भेजा है कि भाई जो आपने एसटीटी इस बजट में बढ़ाया एफएनओ पर, उसको तो कम से कम रोल बैक कर दीजिए, क्योंकि उससे दिक्कत भरेगी। आज का उनका बयान भी इसमें आप जोड़ करके देख सकते हैं, तो इससे 2-3 बातें सामने आएंगी। एक तो हो सकता है बड़े और भी कड़ी जो कार्रवाई की जा सकती थी या कड़े कदम उठाए जा सकते थे, ताकि जो है लोगों का निवेश एफएनओ में कम हो, शायद उसकी अब संभावनाएं कम होती जा रही हैं। एक बात, जिस तरह से घटा है, रेवेन्यू घटा है अब, तो अब ये काफी हद तक समझ आने लगा है कि एफएनओ को आप बंद करके ज्यादा दिक्कत में जाएंगे, तो वो एक बड़ी चीज है, ताकि हो सकता है आगे नॉर्म्स भी इजी करते हुए दिखाई पड़े। अभी हेजिंग की बात की गई है। अब साथ में एक रिपोर्ट जो मैंने कहा मार्केट पल्स एनएससी ने जारी करी है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा मान लेना है, क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में ये चल रहा था कि भारत का बाजार बहुत बड़ा है, भारत का बाजार बहुत बड़ा है एफएनओ को लेकर के, तो उन्होंने एक जारी किया है कि एसएनपी के अपेक्षा, हमारे अपेक्षा, यानी अगर हमको एक्स मान लिया जाए, इंडिया को एक्स मान लिया जाए, तो हमसे 31 गुना बड़ा है एसएनपी 500 का एफएनओ मार्केट, क्योंकि उनकी जो लॉट संख्या है वो बहुत बड़ी है और हमसे 31 गुना बड़ा मार्केट है। कौन सा? एसएनपी का डेरिवेटिव मार्केट। वहीं पर एसएनपी का जो मिनी इंडेक्स है, जो डेरिवेटिव में ट्रेड होता है, वो भी हमारे से 3x पर काम कर रहा है। तो ये रिपोर्ट में ये बताने की कोशिश की गई है सरकार को किसी भी तरीके से एनएससी के माध्यम से कि हम बहुत बड़े नहीं हैं, हम इतने बड़े नहीं हैं कि हमको दबा करके जो है बहुत ज्यादा पीछे ले जाने की जरूरत है। हम बहुत ज्यादा बढ़ भी नहीं गए हैं, ग्लोबल पैरामीटर्स पे भी हम पीछे हैं कई सारे बड़े मार्केट से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से अब पहली बार ये दिख रहा है, और रिपोर्ट्स में कई सारी और बातें कही गई हैं, जैसे कि हम न सिर्फ यूएसए से पीछे हैं, बल्कि हम जापानीज मार्केट और कोरियन मार्केट के आसपास में हैं। कोरियन मार्केट से थोड़ा सा आगे हैं, बट जापानीज मार्केट से आप एफएनओ में नीचे हैं, और कई सारे एग्जांपल्स अलग अलग पैरामीटर के दिए गए हैं, ताकि ये बात समझ में आए कि एफएनओ मार्केट को लेकर के जो एक बड़ा डिस्कोर्स बन गया है कि हम बहुत बड़े मार्केट बन गए हैं, और ये 2013, 2023, 2022 में ये बहुत बड़ा डिस्कोर्स था। उसके बाद से बहुत सारे नियम बनाए गए, लेकिन अब 2026 में असर ये दिखने लगा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती दिख रही है। ना सिर्फ अभी सिर्फ एनएससी बीएससी को, जिनकी नेट रेवेन्यू कम होगा, प्लस जो है सरकार का जब टैक्स कम होगा ना, तो वो और भी ज्यादा असर दिखेगा, क्योंकि डेरिवेटिव्स में वो टैक्स कम होने लगेगा अप्रैल के बाद। तो उम्मीद है जब वॉल्यूम कम होगा तो आप भले ही टैक्स बढ़ा लीजिए, लेकिन नेट रेवेन्यू जो कलेक्शन होगा वो आपका घट सकता है। तो इसकी तरफ ये साफ संकेत दिया गया है। बात जियोपॉलिटिक्स की गई है कि भाई जियोपॉलिटिक्स को संभालिए, क्योंकि मार्केट में इतना उथल पुथल है, तो अगर आप संभालने नहीं देंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। मैं बहुत अच्छा खुश होता कि अगर साथ में एक बात और कह दी गई होती कि शाम को मार्केट ओपन कर दो, ताकि जो है एटलीस्ट जो है लोगों को मदद मिल जाए जब बाजार बंद रहती है, जब और कल जो गैप अप गैप डाउन होता है उसको परचेज कर सके। गैप अप और गैप डाउन की जगह वो ट्रेड के रूप में लोग उसका यूज कर पाए, तो और भी बेनिफिट होगा। एटलीस्ट इसी नंबर पे आप रहिए। लेकिन रात की ओपनिंग मार्केट में न सिर्फ एनएससी को टैक्स देगी, सरकार को टैक्स देगी, एनएससी को वॉल्यूम देगी, साथ में जो रिटेल पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसको मौका देगी रात में काम करने का। साथ में जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो रात में आती है, 300 पॉइंट 1200 पॉइंट आप गैप अप खुल जाते हो, 400 पॉइंट नीचे खुल जाते हो, अलग अलग जगहों पे आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो अगर आप ट्रेड किए हुए हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हो, तो आपको लॉसेज नहीं होंगे और गेन होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका असर आने वाले वक्त में शायद अब एफएनओ पर और ज्यादा कार्रवाई ना हो, थोड़ी सी रोक मिले, थोड़ी सी मदद मिले, चीजें थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। अब इसके बाद जो तीसरी बड़ी चीज की गई है, तो सरकार ने यहाँ पर, सरकार ने नहीं, एनएससी ने एनएससी आईएक्स नाम का जो है इन्वेस्टर फ्रेंडली एक नया चीज वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप
30 जो ग्लोबल मार्केट हैं उनमें निवेश कर पाएंगे। ट्रेडिंग तो नहीं कर पाएंगे बट निवेश कर पाएंगे। अभी अगर आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, मान लेते हैं आप यूके में या आप जो है अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं। यद्यपि भारत से निवेश करने पे रोक नहीं है, लेकिन जो ऑफशोर अकाउंट है, चाहे वो आईएनडी मनी के थ्रू ऑफशोर अकाउंट बनता है, बहुत सारे अलग अलग जैसे अलग अलग ब्रोकर्स हैं जो आप अलग अलग देशों में इस ऑफशोर अकाउंट के माध्यम से आपको फैसिलिटीज उपलब्ध कराते हैं, लेकिन उन सभी में बहुत सारा लूप होल है, बहुत सारी जो है कागजी कार्रवाई में प्रॉब्लम फील होती है लोगों को एक जगह से आप दूसरे। अब जैसे इंटरेक्टिव ब्रोकर है, अगर आप इंटरेक्टिव के थ्रू जाते हैं तो उसमें भी वही सेम प्रॉब्लम होती है कि आप पहले फंड ट्रांसफर कीजिए, 2 दिन बाद वो क्रेडिट होता है, फिर डॉलर का जो रेट होता है वो एक प्रॉब्लम आती है, फिर आप वहां पे जा करके बाई करते हैं, उसका कोई कस्टोडियन की प्रॉब्लम आती है। सेम चीज आईएनडी मनी ने उसको कम जरूर किया था बट वहां पर भी प्रॉब्लम है। तो भारत में यद्यपि गिफ्ट निफ्टी के माध्यम से ही ट्रेड्स आप कर सकते हैं, लेकिन अब इसको बड़ा किया जा रहा है और 30 अलग अलग देशों में इसकी सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी। इसका असर ये होगा कि भारत का जो यूएस मार्केट में एक्सपोजर है, यानी आपका हमारा जिसका भी अब यूएस मार्केट में अगर आप स्टॉक लेना चाहेंगे या टोकन्स लेना चाहेंगे तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बहुत सारे ब्रोकर ने इसके बारे में अभी तक जो है पॉजिटिविटी नहीं दिखाई थी। कुछ एक ब्रोकर जैसे मैंने कहा आईएनडी मनी, साथ में आप अगर आनंद राठी को समझते हो तो वो इस काम में लगे हैं, और 2-4 छोटे ब्रोकर हैं, लेकिन बड़े ब्रोकर इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। तो अब संभव है कि बड़े ब्रोकर इंटरेस्ट दिखाएंगे क्योंकि उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर वो इंसेंटिव दिया जाएगा और 30 अलग अलग देशों में आपको अलाउ किया जाएगा तो मल्टीपल जगहों पर आपके पास निवेश करने की क्षमता होगी। अगर हम एआई की बात करें, भारत में रहकर आप एआई में 1 रुपए का निवेश नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी भारतीय कंपनी एआई से सीधे रूप से नहीं जुड़ती है। डेटा सेंटर एक अलग चीज है और वो ग्रोथ नहीं आई। अगर अब मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। कुछ लोग जिनके जानने वाले बाहर रह रहे हैं वो उनके माध्यम से अकाउंट्स ओपन करते हैं, ऑफशोर अकाउंट का यूज करके वो करते हैं। लेकिन जब आम भारतीयों को सहूलियत के साथ मिलेगा तो बहुत सारा जो है लोगों के पास अपॉर्चुनिटी खड़ी होगी, और उसमें फिर आप भी हैं कि आप जाकर टेस्ला या मतलब कोई भी जो ऐसे स्टॉक्स जो आप लेना चाहते हैं, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे जो भी जिसमें बड़ी तेजी हुई, तो इस टाइप के आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी जो बदलेगी और उसके हिसाब से कभी एंट्रोपी भी लिस्ट होगी तो शायद वो आप होल्ड कर पाएंगे। तो इस टाइप की चीजें आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे जो है रिटेल का बाइंग बिहेवियर बेहतर होगा। लेकिन इसका एक फर्क ये भी पड़ेगा कि भारत में जो खराब कंपनियां हैं, चाहे वो मिड कैप में हो, स्मॉल कैप में हो या लार्ज कैप में हो, यानी जो स्टॉक्स अब परफॉर्म नहीं करेंगे, जब ये पैसा आपको फ्रीली बाहर भेजने की स्वतंत्रता मिलने लगेगी तो फिर क्या होगा, फिर वो स्टॉक जो भारत में खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो और भी खराब परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अभी तक तो बहुत सारा पैसा इसलिए भी जाता है उन स्टॉक्स में जो घटते रहे हैं, फ्लैट हो जाते हैं, जाते ही नहीं कहीं हैं, सालों साल पड़े रहते हैं। लेकिन लोग पैसा इसलिए डालते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती और नियम कायदे कठिन है, तो लोग बाहर पैसा नहीं डाल पाते हैं। लेकिन अगर वो फ्रीडम मिलेगा तो जाहिर सी बात है नॉन परफॉर्मिंग चीजों से आप पैसा निकाल के दूसरी जगह पे डालेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि फिर इससे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग आएगी। हाँ, कुछ एक कंपनियों में जब ये नियम पूरी तरह से लागू हो जाएंगे 6 से 8 महीने में, क्योंकि इसको 6 महीने में लागू करने की बात है, तो उनमें जरूर जो खराब परफॉर्म कर रही है उनमें जरूर कमी देखने को मिलेगी। और ये अच्छी चीज है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहा है वो बाहर हो, लेकिन आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज होगी ज्यादा जगहों पर निवेश करने की और ज्यादा बड़े पैसे क्रिएट करने की, क्योंकि आपके पास फिर ग्रोथ स्टॉक्स में या ऐसे स्टॉक्स में जिनको फंडामेंटली आप बहुत अच्छा समझते हो, या किसी भी लॉजिक पर आप दुनिया भर में जो धंधा पानी हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप कोशिश करेंगे तो वहां पर आप निवेश करेंगे तो आप एज ए निवेशक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुलती हुई दिखाई पड़ सकती है। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका इंपैक्ट जो है धीरे धीरे करके आने वाले वक्त में मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड जो खबरें हैं उसका भी असर धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट के ऊपर आएगा। अलग अलग स्टॉक अलग अलग सेगमेंट वाइज आएगा, लेकिन चूंकि उसमें टाइम है 3 साल का तो वो धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन इसका इंपैक्ट 6 महीने बाद दिखना शुरू हो जाएगा। और एफएनओ को लेकर के अगर थोड़ी सी ढील रखती है सरकार, थोड़ी सी रिवर्सल हो जाए टैक्स में, या थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम्स कम हो जाए, तो पूरे के पूरे बाजार को और एफएनओ मार्केट को बेहतरी मिलेगी। इससे निवेशक और ट्रेडर सभी को सहूलियत रहेगी। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो